हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर सेकेंड पेपर का मैं अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाली हूं। इसके पहले मैंने बहुत सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करा दिया है और सारा सीक्वेंस में मैंने कराया है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लेने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। इसके पहले मैंने आपको नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग, फिर प्रोब्स क्या होते हैं, ये सब मैंने कवर कराया हुआ है और पीसीआर के भी बारे में मैंने आपको बताया। तो आगे आज हम जानने वाले हैं कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और उसमें आपको लिखना कैसे है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ पूरा नोट्स अच्छे से इसका बनाइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूरा हेडिंग वाइज एक एक चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की हुई हैं, प्लस और बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको हम इसको डिस्क्राइब भी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा। गिव व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। फिर है राइट इट्स एप्लीकेशन इन ह्यूमन वेलफेयर एंड डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मतलब या तो ये ह्यूमन वेलफेयर में कैसे इसका अप्लाई होता है, क्या एप्लीकेशन है, इसके क्या यूजेस हैं। दूसरा फिर इसमें पूछ सकता है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसके स्टेप क्या हैं, कि कैसे कैसे हम डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये फिंगरप्रिंटिंग भी आपका सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक पर ही आधारित है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर भी डीएनए को ही डिटेक्ट करना है। ठीक है, तो डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ता है? सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का। तो ये उसी पे ही आधारित है। तो आपने ब्लॉटिंग टेक्निक ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा है, तो इसलिए आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझा दे रही हूँ, फिर हम आपको पीडीएफ दिखाएंगे, मतलब थ्योरी आपका कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसका भी हमको डीएनए निकालना है, मतलब जिसका भी हमको डीएनए को डिटेक्ट करना है, तो पहले उस सैंपल को लेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब उस सैंपल को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, चाहे वो ब्लड ले ले, चाहे कोई टिश्यू, जो भी लेना हो हम उस सैंपल को ले लेंगे। सैंपल को लेने के बाद से इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में, मतलब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से क्या करेंगे, इस फ्रेगमेंट को, मतलब इस डीएनए के जो आपके जो पूरे डीएनए हैं कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो उनको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में क्या करेंगे, तोड़ देंगे, मतलब कट कर देंगे, इनके छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से इनका छोटे छोटे पीस हो गए, तो ये हो गए डीएनए सैंपल। ठीक है, अब ये क्या बनकर तैयार हो गए हैं, हमारा सैंपल बनके तैयार हो गया है एक्सपेरिमेंट के लिए। अब इस सैंपल को क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है, कि उसमें एगरोजेल होगा, प्लस हम उसमें करंट भी प्रवाहित करेंगे, और ये जो आपके डीएनए के जो आपके स्ट्रक्चर, मतलब जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट हैं, वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप वो रन करेंगे। ठीक है, तो जो हाई वेट होगा वो पीछे की तरफ रह जाएगा और जो लो वेट होगा वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर फिर अब क्या करेगा, यहाँ पर सेपरेशन होगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, इस डीएनए सैंपल का मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, उनका सेपरेशन होगा अलग अलग, मतलब कौन से ज़्यादा है कौन से कम है। तो जैसे ही जब इनका सेपरेशन हो जाएगा तो फिर इनका हम क्या करेंगे, इनको सिंगल स्ट्रैंड में फिर चेंज कर देंगे। फिर जब सिंगल स्ट्रैंड में चेंज होंगे तो इनको फिर अब क्या करना है, ट्रांसफ़र टू मेम्ब्रेन। और आपको पता है जो दूसरे मेम्ब्रेन पे हमको ट्रांसफ़र करना है वो मेम्ब्रेन क्या रहेगा आपका, या तो नायलॉन का या तो आपका नाइट्रोसेलुलोज का मेम्ब्रेन होगा। तो जिस तरह से पैटर्न एगरोज जेल में जिस तरह से डीएनए का पैटर्न है, सेम वही पैटर्न उस पर हमको क्या करना है, प्रिंट करना है, मतलब छाप देना है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए जैसे आपने अभी इसके पहले देखा था कि जिस तरह पूरा आपका सेटअप था, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी सेटअप होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर इनका इंक्यूबेशन कराएंगे, तो इंक्यूबेशन विथ लेबल्ड प्रोब, क्योंकि जैसे ही जब यहाँ पे हम जिस सेटअप में उसको रख के कर रहे हैं, तो आपको पता है उसमें सोल्यूशन भरा जाता है, बफर सोल्यूशन रहेगा, फिर उसके ऊपर फिर लाइट पेपर, फिर आपका एगरोज जेल जो जिसमें डीएनए आपका प्रेजेंट है, फिर उसके ऊपर आप वेट रख देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे कैपिलरी एक्शन के द्वारा जैसे जैसे बफर सोल्यूशन ऊपर की तरफ जाएगा, साथ साथ में वो डीएनए के फ्रेगमेंट का जो पैटर्न है वो क्या होगा, नाइट्रोसेलुलोज के मेम्ब्रेन पर प्रिंट करता हुआ
चला जाएगा। ठीक है, अब जब वहाँ पे आपको नाइट्रोसेलुलोज पर जब वो डीएनए का यहाँ पे पैटर्न मिल जाता है, लेकिन ये दिखता नहीं है, मतलब विजिबल नहीं होता है, तो विजिबल नहीं होता है तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डीएनए प्रोब का यूज़ करते हैं। तो आपको पता है डीएनए प्रोब जो होता है उसमें आपको पता होता है कि इसमें जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का जो बेस पेयर है वो क्या है। तो अगर वो बेस पेयर, क्योंकि हमको जिसको टारगेट करना है, जो टारगेट डीएनए है, तो उसका एंटीकोडॉन हमको पता करना है कि हाँ इसके पास ये सीक्वेंस है, मान लीजिए एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, ये सीक्वेंस है या नहीं। तो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री हम क्या करते हैं, प्रोब बनाते हैं। तो उस प्रोब का इसके अकॉर्डिंग हम कॉम्प्लीमेंट्री क्या बना सकते हैं, तो मान लीजिए एडेनिन है तो थाइमिन का सीक्वेंस होगा, फिर एडेनिन होगा, साइटोसिन होगा, ग्वानिन होगा, ये प्रोब का सीक्वेंस होगा। तो ये प्रोब हम जब लाकर इसमें अटैच करेंगे तो अगर इसका टारगेट जो डीएनए है अगर उस पर क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा तो ये प्रोब उससे जाके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर इंक्यूबेशन करते हैं, किसके साथ, लेबल्ड प्रोब के साथ। और आपको पता है जो लेबल्ड प्रोब है या तो वहाँ पे आपके रेडियो एक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है, फ्लोरेसेंस के भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद अगर ये रेडियो एक्टिव लेबल हैं तो हम क्या कराते हैं, इनका ऑटो रेडियोग्राफी मतलब एक्सरे करेंगे। तो जहाँ जहाँ ये बैंड अटैच होंगे तो वो डार्क वहाँ पे आपको मतलब वहाँ से किरणें निकलेंगी, जैसे अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो जो डार्क बैंड बनेगा तो पता चलेगा कि हाँ यहाँ डीएनए प्रोब ऐड हुआ है। तो जहाँ ऐड होगा तो पता चल जाएगा कि हाँ ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये पूरा आपका होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का स्टेप। तो अब हम जानते हैं इनको अच्छे से पूरा डिटेल में एक एक करके। तो सारे हेडिंग को आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है, इससे आप जान लीजिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आल्सो कॉल्ड डीएनए प्रोफाइलिंग। तो याद रखिएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम और किस नाम से जानते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग के नाम से भी जानते हैं। इज ए टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल बाय एनालाइजिंग देयर यूनिक डीएनए पैटर्न। तो हम किसी भी इंडिविजुअल को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डीएनए के पैटर्न को देखते हैं। क्योंकि आपको पता है इस विश्व में बहुत जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, मतलब हैं जितने भी इस पृथ्वी पे जीव जंतु हैं, सबका डीएनए अलग अलग होता है। मतलब डीएनए तो सबका वही है, लेकिन जो डीएनए का पैटर्न होता है वो मैच एक दूसरे से कभी नहीं करता है। बस कहीं कहीं हाँ एक कोई न्यूक्लियोटाइड आपस में मैच करते हैं, वो भी किसके, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट से। ठीक है, और बाकी दूसरे से कभी भी उसका डीएनए मैच नहीं कर सकता है। और वो भी कभी पूरा ओवरऑल डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड का जो मतलब बेस पेयर का जो सीक्वेंस है वो तो पॉसिबल ही नहीं कि पूरा डीएनए मैच कर जाए। बस कहीं पे कुछ बेस पेयर क्या होते हैं, मैच करते हैं। ठीक है, तो एवरी पर्सन एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, सिर्फ कौन, जो उसके जो ट्विंस होते हैं, जो जुड़वा बच्चे आपने सुना होगा कि क्या है, ट्विंस हैं मतलब जुड़वा बच्चे हैं, सिर्फ उनको छोड़कर, ठीक है, याद रखिएगा, उनको छोड़कर जितने भी पर्सन होते हैं, एवरी पर्सन हैज़ ए यूनिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ठीक है, सबके पास अपना अपना यूनिक सीक्वेंस है, मतलब सबका सीक्वेंस अलग अलग होता है। ये आपके देखिए हैं तो 4 ही न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, सिर्फ 4 है। लेकिन ये चारों का पैटर्न ही जो है इतना अलग है कि कोई किसी से मैच नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ जुड़वा बच्चों में ये होता है, मतलब ट्विंस में ही सिर्फ ये मैच कर सकता है। देयरफॉर देयर डीएनए पैटर्न कैन बी यूज्ड लाइक फिंगरप्रिंट फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो इस पैटर्न का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को पहचानने के लिए। ठीक है, तो यही है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब देखते हैं इनका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं, किस सिद्धांत पे काम करते हैं। तो सर्टेन रीजन इन डीएनए कंटेन शॉर्ट रिपीटिव सीक्वेंसेस कॉल्ड VNTR। ठीक है, तो देखिए कभी क्या होगा, मतलब सर्टेन रीजन, मतलब कुछ रीजन में आपको क्या होगा, जो डीएनए आपको दिखेगा तो डीएनए का कुछ रिपीटिंग यहाँ पे सीक्वेंस दिखेंगे। जैसे मान लीजिए
आपको पता है जो डीएनए का अगर हमको बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आपको पता है हम लोग जहाँ पे एडेनिन हो गया, थाइमिन हो गया, ये सीक्वेंस आपको जहाँ दिखेंगे वहीं पे ही आप डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच के बॉन्ड को आप ब्रेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो उनके पास क्या है, ज़्यादा यहाँ पर उनके पास एनर्जी, मतलब उनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वो क्या करेंगे, हम शॉर्ट सीक्वेंस कोई देखेंगे जो रिपीटिव होंगे, मतलब रिपीटेटिव होंगे। जैसे मान लीजिए TA, इस तरह से, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, VNTR। क्या बोलेंगे, VNTR। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ठीक है। और या तो उसी का क्या लिख सकते हैं, STR, मतलब शॉर्ट टैंडम रिपीट, ठीक है। तो ये दोनों का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा कि VNTR और STR का फुल फॉर्म क्या होता है। द नंबर ऑफ रिपीट्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब यही जो नंबर ऑफ रिपीट है, मतलब मान लीजिए इसमें TAT है, हो सकता है दूसरे पर्सन में हो सकता है TA ऐसे हो सकता है। थर्ड पर्सन को ले लिए, मान लीजिए TTA हो सकता है इस तरह से, फिर या तो TTA ऐसे करके, ठीक है। मतलब सब में ये पैटर्न चेंज होता है, मतलब सबका अपना यूनिक होता है। तो मेकिंग द डीएनए पैटर्न यूनिक, जो क्या करेगा, उस डीएनए पैटर्न को यूनिक बनाता है, ठीक है। तो आई होप आपको VNTR और STR समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, ये कुछ है नहीं, बस क्या है, डीएनए के पैटर्न है, जो रिपीटेड पैटर्न है वो सब में अलग अलग होते हैं। तो पूरा तो लेते नहीं है सीक्वेंस, एक शॉर्ट सीक्वेंस ही लेते हैं, मतलब थोड़ा सा ही सीक्वेंस हम लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रिंसिपल। अब देखते हैं इनके स्टेप। तो स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का स्टेप क्या है, तो सबसे पहले क्या होगा, आइसोलेशन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या होगा, सैंपल कलेक्शन, मतलब जहाँ से भी हमको जिसके भी डीएनए को आइडेंटिफाई करना है तो वहाँ से हम कोई भी सैंपल ले लेंगे। जैसे जस्ट लाइक, जैसे मान लीजिए हेयर ले लिए, ठीक है, या फिर ब्लड मिल गया, सीरम मिल गया, कुछ भी मिला तो हम क्या करेंगे, उसको कलेक्ट कर लेंगे। फिर क्या होगा, डीएनए इज टेकन फ्रॉम ब्लड, हेयर्स, रूट, सीमेन, सलाइवा, स्किन सेल्स ETC। मतलब हम कहीं से भी उस डीएनए को क्या कर सकते हैं, डीएनए के सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। अब हेयर में देखिए, ऊपर वाले हेयर नहीं, हमेशा हेयर रूट जहाँ पे जड़ें होती हैं वही वाला पोर्शन चाहिए वहीं पे, क्योंकि वहाँ का पार्ट क्या है, वो लिविंग है, और आगे के जो जितने भी ये बाद की पार्ट हैं वो क्या है, नॉन लिविंग है, वहाँ पे आपको डीएनए आइडेंटिफाई नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, डीएनए एक्सट्रैक्शन। अब जो हम सैंपल ले लिए हैं, अब उस सैंपल से क्या करेंगे, डीएनए को बाहर निकालेंगे। थोड़ी है कि हेयर ही जाके इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे हेयर का, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, उसके सैंपल को बाहर निकाल लेंगे। तो डीएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सेल। तो ये जो भी सेल हैं उनसे क्या करेंगे, डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे, अलग करेंगे। फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेंगे और उस डीएनए के फ्रेगमेंट, मतलब उस डीएनए के सीक्वेंस को क्या करेंगे, छोटे छोटे पीस में काटेंगे। क्योंकि डीएनए जो होगा वो बहुत बड़ा स्ट्रैंड होगा, तो उतने बड़े स्ट्रैंड का हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं करा सकते हैं। तो उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट में, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में क्या होगा, काटना पड़ेगा। तो क्या होगा, डीएनए इज कट इनटू फ्रैगमेंट्स यूजिंग स्पेशल एंजाइम्स कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। किसको, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को। यही क्या करेगा, डीएनए को छोटे छोटे पार्ट में काट देगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा स्टेप, तीसरा। चौथा, फिर अब क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। तो आपको पता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है, यहाँ पर एगारोज जेल पर अब हम क्या करेंगे, उस डीएनए के सेगमेंट को यहाँ पे मूव कराएंगे, रन कराएंगे। तो फिर क्या होगा, द डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू दियर साइज ऑन एन एगारोज जेल, ठीक है। तो एगारोज जेल पे उनके साइज के अकॉर्डिंग उनको हम अलग कर देंगे, छोटे वाले को अलग और बड़े वाले को अलग कर देंगे। फिर पांचवा रहेगा आपका स्टेप
सदर्न ब्लॉटिंग। अब यहाँ हम कराएंगे क्या, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक होगा। तो आपको पता है सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक किस लिए यूज़ किया जाता है, डीएनए के डिटेक्शन के लिए, ठीक है। तो द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसफर्ड टू नायलॉन और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। अब जो आपको एगारोज जेल में जो डीएनए का पैटर्न मिला है, अब उसको क्या करना है, अब एगारोज जेल में मिला, अब वो नाइट्रोसेलुलोज के मेम्ब्रेन पे हमको क्या करना है, प्रिंट करना, मतलब उतार देना है जस्ट एकदम उसी पैटर्न में, ठीक है। फिर है छठवा है हाइब्रिडाइजेशन विथ डीएनए प्रोब्स। अब देखिए यहाँ पे सदर्न ब्लॉटिंग आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे नहीं देना है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो आपका ये प्रोसेस बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो बस इतना जानिएगा, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इसलिए मैंने अलग से आपको करा रखा है, ठीक है। अगर आपको करना होगा तो इंक्लूड इसमें कर सकते हैं, अदरवाइज वैसे ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्टेप बताना है, ठीक है। तो सदर्न ब्लॉटिंग के बाद क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा विथ डीएनए प्रोब्स। आप क्या करेंगे, अब हमको उसको विजिबल करना है, क्योंकि वो अभी तो जो आपका यहाँ पे जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं वो क्या है, अनविजिबल हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो इसीलिए उनको क्या करना है, विजिबल करना है। तो विजिबल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे डीएनए प्रोब के साथ, मतलब अब इसमें डीएनए प्रोब को ऐड करेंगे। तो रेडियो एक्टिव और फ्लोरेसेंट प्रोब्स अटैच टू स्पेसिफिक रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस। अब यहाँ पे प्रोब को क्या करेंगे, अटैच करने वाले हैं। फिर आपका 7 जो स्टेप आता है वो क्या है, ऑटो रेडियोग्राफी, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं विजुअलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे और हम सारे सैंपल को ध्यान से देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए, पहले थ्योरी देख लीजिए फिर इसको समझाते हैं। अ यूनिक बैंड पैटर्न अपीयर्स ऑन एक्सरे फिल्म, दिस इज द डीएनए फिंगरप्रिंट। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पे क्या किए, बैंड लिए हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए कहीं पे कोई क्राइम हुआ, मान लीजिए इनकेस कहीं क्राइम हुआ, तो हमको वहाँ से जो भी हमको ब्लड मिला, सीमेन मिला, मतलब जो भी वहाँ से जो भी ब्लड के सैंपल मिले या जो भी चीज़ें, उनको हम क्या किए, एक्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक है। उनको लाएं और उनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किए, ठीक है, मतलब उनका क्या किए, ब्लॉटिंग टेक्निक किए, मतलब जो जो स्टेप था सब मैंने किया। तो मान लीजिए ये सैंपल कहाँ है, कलेक्टेड ऑफ सस्पेक्ट, मतलब हम वहाँ से कलेक्ट किए हैं जहाँ पे वो घटना हुआ है, ठीक है। ये पहला सैंपल हो गया। अब क्या है कि अब हमको जिस पे डाउट है, अब उसका हम फिर सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये हो गया 2 3 लोगों का हमने सैंपल लिया, 3 लोग पे हमको डाउट है कि हाँ इन्होंने ये क्राइम किया है। तो अब इनका भी जब हम पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब करवाएंगे, तो ये जो आपका सैंपल जहाँ पे घटना स्थल पे जो मौजूद हमको जो सैंपल मिला था उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अब इन सबों से हम मैच कराएंगे। तो यहाँ पे जब मैच करेंगे तो देखिए ये सीक्वेंस है, ये बैंड के, ठीक है। तो देखिए ये वाले बैंड इससे नहीं मैच कर रहा, बाकी ये दोनों तो, ये बीच वाला सिर्फ कर रहा है, लेकिन ये भी नहीं मैच कर रहा है, ना ये वाला बैंड मैच कर रहा है। फिर आगे चलेंगे दूसरे में देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये वाला बैंड इससे मैच कर रहा है, ये वाला बैंड जस्ट इससे, और ये वाला इससे। और आगे वाले में देखेंगे तो ये सब आपस में फिर ये भी नहीं मैच कर रहा है। मतलब अगर कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो क्राइम हुआ था ये सैंपल किससे मैच कर रहा है, मतलब ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, तो ये डीएनए फिंगरप्रिंट किससे मैच कर रहा है, जो यहाँ पे दूसरा व्यक्ति है, मतलब जो दूसरे पे हमको जो डाउट है, ठीक है, ये एकदम जस्ट उसी के लायक यहाँ पे बैंड बन रहा है। तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति ये क्राइम किया हुआ है। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ के लिए ले सकते हैं। मान लीजिए आपको माता पिता का, मतलब बच्चे का और पिता का आपको रिलेशन देखना है, तो भी क्या करेंगे, माता का सैंपल और पिता का या तो सैंपल प्लस बच्चे का सैंपल दोनों का लेके ऐसे क्या करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा देंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑटो रेडियोग्राफी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे यहाँ पे हम डीएनए के पैटर्न को देखते हैं और उनके फिंगरप्रिंट को काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब इनका हम एप्लीकेशन जानेंगे, क्योंकि देखिए जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इनका बहुत एप्लीकेशन, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई फील्ड में अप्लाई होते हैं, शायद ही कोई ऐसा फील्ड होगा जहाँ पे इसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अक्सर कभी कभी अलग से भी इसका एप्लीकेशन ही पूछ लेता है, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले फॉरेंसिक साइंस में अभी मैंने बताया कि किसी भी क्रिमिनल को डिटेक्ट करने में इसका यूज़ करते हैं। तो यूज टू आइडेंटिफाई
criminals from biological samples like blood, saliva, hair और semen left at a crime scene। मतलब जहाँ पे क्राइम हुआ है वहाँ से उस व्यक्ति का क्या करेंगे, बायोलॉजिकल सैंपल लेंगे। मतलब जो भी जीवित कोशिकाएं होंगे, जैसे ब्लड ले सकते हैं, उनका सलाइवा हो सकता है मिल जाए, हेयर रूट मिल जाए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, उस क्रिमिनल को पहचानने में इसका यूज़ करेंगे। हेल्प इन सॉल्विंग क्राइम्स एंड प्रूविंग गिल्ट और इनोसेंट। मान लीजिए अगर वो सच में क्राइम किया होगा तो उसको हम लोग मतलब उसको सज़ा मिलेगा, वरना वो क्या होगा, उनको इनोसेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है पैटर्निटी और मैटरनिटी टेस्टिंग। मतलब माता पिता बच्चों में जो बच्चों से संबंध दिखाना है, रिलेशन दिखाना है कि हाँ ये इसकी माता है या इसके पिता हैं या नहीं है, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाएगा। तो यूज टू फाइंड द बायोलॉजिकल पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड वेरी यूजफुल इन लीगल केसेस एंड फैमिली डिस्प्यूट्स। ठीक है, ये फैमिली को भी क्या करना, फैमिली केसेस में भी इसका यूज़ किया जाता है। तीसरा है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ विक्टिम। ठीक है, किसी विक्टिम को पहचानने में भी इसकी सहायता ली जाती है। तो हेल्प इन आइडेंटिफाइंग मिसिंग पर्सन, एक्सीडेंट विक्टिम और डिकम्पोज्ड बॉडीज बाय कंपेयरिंग डीएनए विथ रिलेटिव्स। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, क्या हुआ कि उसका मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, फिर कहीं दुर्घटना कुछ भी हुआ और उसका या तो बॉडी है, पहचानने में समझ नहीं आ रहा कि सच में वो है या नहीं है, तो जिस पे लगता है कि हाँ ये इनके मतलब ये इनके घर का ये व्यक्ति है, तो क्या करेंगे, उनके घर का ब्लड सैंपल या जो भी सैंपल लेंगे और डीएनए को दोनों का क्या करेंगे, मैच करवाएंगे। इससे पता चलेगा कि ये व्यक्ति उनके घर का मतलब उनके रिलेटिव हैं या नहीं है। फिर चौथा है मेडिकल डायग्नोसिस में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो यूज टू डिटेक्ट जेनेटिक डिजीजेज। जैसे आपको पता है जेनेटिक डिजीजेज भी पता करने में, तो जिनसे डिजीज़ है, जो भी आपके पेरेंट्स होंगे तो उनके डीएनए का और प्लस जिसमें ये डिजीज़ हुआ है तो उससे भी हम पता कर सकते हैं। तो जैसे आपका थैलेसीमिया हो गया, ठीक है, हीमोफीलिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, ये सब क्या कर सकते हैं, इनसे हम उनका डायग्नोसिस कर सकते हैं। हेल्प इन पेरेंटल डायग्नोसिस एंड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये किस में मदद करेगा, तो या फिर जो भी पेरेंटल है उनके डायग्नोसिस में या फिर उनका पर्सनल जो भी ट्रीटमेंट करना होगा। फिर आपका पांचवा एप्लीकेशन क्या है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अगर आप चाहें कि कोई भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, मतलब बहुत लोग क्या है ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसमें भी ये मदद करेगा। तो यूज्ड फॉर टिश्यू मैचिंग बिफोर किडनी, लीवर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट टू अवॉइड रिजेक्शन। जैसे मान लीजिए अब ये थोड़ी है कि हमको लीवर, किडनी जो भी है ट्रांसप्लांट करना है, तो सबसे पहले जब करना होगा तो पहले क्या होगा, पहले हम उसको चेक करेंगे ना कि वो उसके लिए मतलब सही है या नहीं, मतलब मैच करेगा कि नहीं उसके टिश्यू से। तो उससे पहले क्या करेंगे, पहले उसका चेकिंग करेंगे, चेक करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, नहीं ट्रांसप्लांट होगा। ठीक है, छठवा है इवोल्यूशनरी स्टडीज़। मतलब यहाँ पे आप इवोल्यूशनरी स्टडीज़ को भी के रूप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हेल्प इन स्टडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। जैसे मान लीजिए कोई एंसेस्टर है या फिर जैसे मान लीजिए जो भी कोई पूर्वज होंगे उनके डीएनए को लेंगे, प्लस जो जिनको हमको मैच कराना कि ये उसी से उत्पत्ति हुई है उनकी या नहीं हुई है, तो दोनों का डीएनए क्या करेंगे, उनका फिंगरप्रिंट करा के मैच करवा लेंगे। होगा तो मैच करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, फिर है 7 एप्लीकेशन इनका, किसमें, एग्रीकल्चर एंड एनिमल ब्रीडिंग। तो देखिए इनका यूज़ एग्रीकल्चर में भी होता है और एनिमल ब्रीडिंग में भी इनका यूज़ होता है। कैसे होगा, यूज्ड फॉर डेवलपिंग जेनेटिकली इम्प्रूव्ड क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। ठीक है, हेल्प इन सेलेक्टिंग डिजीज रेजिस्टेंट एंड हाई एल्डिंग वेराइटीज़। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा, जैसे हाइब्रिड प्लांट बनाते हैं या फिर कुछ भी, तो उसमें क्या करेंगे, डीएनए का, जैसे मान लीजिए अच्छे गुण वाले डीएनए का सीक्वेंस हम उसमें डाल देंगे, तो इससे क्या होगा, उनकी वैरायटी
चेंज हो जाएगी, मतलब हाई वैरायटी मिलेगी। प्लस आपका जो भी पेस्ट रेजिस्टेंट हो गया, जैसे कोई भी डिजीज़ है पौधों में बार बार लग रहा है, तो जिसकी वजह से लग रहा है तो उस सीक्वेंस को, उस डीएनए के सीक्वेंस को हटा के यहाँ पे नया पैटर्न ऐड करके, मतलब नए किस्म की हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीड का उत्पादन करेंगे। ठीक है, फिर उससे नई फसलें उगेंगी। फिर है आपका 8वां है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो यूज टू आइडेंटिफाई इंडेंजर्ड स्पीसीज़, मतलब इसका यूज जो भी खतरे में हैं, जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, उनका भी क्या करेंगे हम, इससे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। हेल्प इन प्रिवेंटिंग इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, इनके द्वारा हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं जो भी वाइल्ड लाइफ के ट्रेड है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में आपको पता है टाइगर स्किन हो गया। ठीक है, बहुत लोग टाइगर के स्किन को क्या करते हैं, टाइगर को मार के उसके स्किन को यूज़ करते हैं, तो उससे हम बचा सकते हैं। फिर एलिफेंट इवोरी, उसको भी क्या कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, पशुओं को मारते हैं, मतलब जो भी वाइल्ड जानवर हैं उनको क्या करते हैं, लोग मार देते हैं। तो उसको बचाने के लिए क्या करेंगे, तो हम पता करेंगे कि सच में अगर आप कहीं पे स्किन से बना कुछ भी चीज़ देखते हैं तो क्या करेंगे, उनका डीएनए टेस्ट करवाएंगे, तो पता चलेगा कि हाँ ये इसका है, तो क्या करेंगे, इससे हम जानवरों को बचा सकते हैं। तो ये पूरा एप्लीकेशन था, तो पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टॉपिक आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।